हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे पुलिस वालों को गाड़ी में लड़कियां मिल जाती हैं, और वहां पर आप देखेंगे कि गायत्री जी ये देखकर हैरान होती हैं कि इस ट्रक में लड़कियां हैं। पुलिस वाले कहते हैं, तीरथ राज सिंह, चलिए हम आपको अरेस्ट करते हैं, लड़कियों की तस्करी करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सब गायत्री जी जब देखती हैं तो फिर वो उस गुनाह को अपने सर पे ले लेती हैं। वो ये कहती हैं कि लड़कियों की तस्करी मैंने की है और मुझे आप गिरफ्तार कीजिए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। रौनक ये देखता है और फिर वो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि माँ, ये आप क्या कर रही हैं। मुस्कान भी कहती है। तो गायत्री जी किसी की बात नहीं मानती हैं। रौनक बार बार कहता है कि माँ, आप मत ऐसा झूठ बोलिए, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया है। गायत्री जी मुस्कान और रौनक को डांट देती हैं कि तुम लोग चुप रहो, तुम लोग बीच में मत बोलो। और इधर तीरथ राज सिंह ये देखकर चुप रहते हैं कि गायत्री जी सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही हैं। इधर मुस्कान भी रोने लगती है। वो कहती है कि माँ प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, लेकिन गायत्री जी वो किसी की नहीं सुनती हैं। वो कहती हैं कि ये गुनाह उन्होंने किया है। इधर तीरथ राज सिंह पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत करिए। गायत्री जी ने अपना गुनाह कबूल किया, इसीलिए हमें उन्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। फिर इधर रौनक बार बार कहता है कि ये दूसरे का गुनाह अपने साथ ले रही हैं, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन गायत्री जी नहीं मानती हैं। इधर रौनक बार बार कहता है कि माँ ने कुछ भी नहीं किया है, माँ एक पत्नी होने का धर्म निभा रही हैं। लेकिन इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर बंटी का नाम भी आ जाता है और उसके जीजा जी का। इधर तीरथ राज सिंह कहते हैं, आपको नहीं पता, मैं एक फ़ोन करूँगा कमिश्नर को और आपकी वर्दी भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस वाले कहते हैं कि ये लड़कियों की तस्करी का मामला है, यहाँ पर कोई मिनिस्टर भी हाथ नहीं डालेगा। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे मुस्कान और रौनक दोनों लोग माँ को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं और पुलिस वाले उन्हें ले जाते हैं। सभी लोग लॉकअप में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर फिर से पूछताछ होती है। आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह बार बार कहते हैं कि इस हमने कुछ नहीं किया है, और वो एकदम चुप हो जाते हैं। रौनक कहता है तीरथ राज सिंह से कि आप अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेते हैं, आपकी वजह से माँ ने ये गुनाह अपने सर ले लिया है, आपको ज़रा भी एहसास नहीं होता है कि इसमें माँ फंस रही हैं। लेकिन तीरथ राज सिंह कुछ भी नहीं बोलते, वो एकदम चुप हो जाते हैं। रौनक की बात सुनकर एकदम शांत। वो सोचते मन ही मन कि ये लड़कियों की तस्करी का मामला है, यहाँ पर तो कोई मिनिस्टर भी बीच में नहीं पड़ेगा, अब कैसे बचूँ यहाँ पर। इधर आप देखेंगे कि पुलिस वाले पूछताछ कर रहे होते हैं, और रौनक बार बार कहता है कि मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया है, माँ पत्नी होने का धर्म निभा रही है, इसीलिए वो दूसरे का गुनाह अपने साथ ले रही हैं। प्लीज़ आप माँ को छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते। इधर रौनक कहता है ये सब इनका किया धरा है और ये सारा कुछ इन्हीं ने किया है। लेकिन पुलिस वाले किसी की एक नहीं सुनते। वो ये कहते हैं कि हमें हमारा काम आप करने दीजिए, हमारे काम में आप बीच में दखल अंदाजी मत करिए। इतने में आप वहाँ पर देखेंगे कि तीरथ राज सिंह वहाँ पर कहते हैं कि आप प्लीज़ गायत्री जी को छोड़ दीजिए। लेकिन गायत्री जी तीरथ राज सिंह की ओर देख रही होती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। गायत्री जी को उन पर शक हो गया। इधर रौनक बार बार हाथ जोड़ता है कि प्लीज़ माँ को छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस वाले एक नहीं सुनते हैं। और इधर आप देखेंगे कि वहाँ पर सरपंच जी आ जाते हैं, और सरपंच जी कहते हैं कि सर जी, मैंने देखा कि आप यहाँ पे हैं तो मैं सीधे यहीं चला आया। आपने जो लड़कियों को पैसे देने के लिए दिए थे, मैं देने गया था, पर वो लड़कियाँ वहाँ है नहीं, इसीलिए मुझे पता चला वो गायब हो गई हैं। तो पास के थाने में मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, और ये पैसे आप रखिए, अब ये पैसे मेरे काम के नहीं हैं। वो देने लगते हैं। फिर सरपंच बताते हैं कि सर जी को लकड़ियों का ट्रक मैंने ही सौंपा था, सबको उसमें मैंने ही लकड़ियां रखी थी, पर इसमें लड़कियों का कोई लेन देन नहीं है। और वो पुलिस वाले कहते हैं यही वो लड़कियां थी, तो सरपंच जी कहते हैं हाँ यही तो वो लड़कियां थी ना। और फिर वो बताते हैं कि इसमें सर जी का कोई हाथ नहीं है, और फिर सर जी को सब लोग बाइज्जत बरी करते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि सर जी हमें माफ़ करिएगा, अब सरपंच जी ने अपना बयान दे दिया है, इसीलिए आप और गायत्री जी को अब हम लोग छोड़ते हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो सरपंच जी
बताकर जाते हैं। इधर सर जी कहते हैं कि देख लिया, कोई हमें घर का ही फंसाने की कोशिश कर रहा था, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, हमारे घर का ही कोई बेदी है जो हम ही लोगों को फंसाना चाहता था। इधर सरपंच जी कहते हैं कि सर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। फिर सभी लोग चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि घर में गायत्री जी अपने मंदिर में बैठी होती हैं बहुत उदास, और वो ये सोचती हैं कि वो जया के घर गई थी, और जया के घर जाने के बाद उन्हें ये पता चला कि शालू की उन्होंने डीएनए की रिपोर्ट देखी थी, और शालू की रिपोर्ट देखने के बाद रौनक ने कहा माँ आप खुद ही देख लो। तब उसमें जो डीएनए रिपोर्ट है वो 100% आई थी, और उसमें पता चला था कि शालू जो है वो तीरथ राज सिंह की ही बेटी है। और गायत्री जी को फिर भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जया कहती है गायत्री जी, मैंने बचपन में मुस्कान की हेल्प की थी, और उस हेल्प की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। सर जी ने मुझे ये ज़िंदगी भीख में दी है। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी मुस्कान से कहती हैं कि तुम लोग जो सबूत लाना चाहते हो वो ले आओ, और इधर गायत्री जी को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक से गायत्री जी कहती है तुम्हें जो भी सबूत लाने हैं तुम लोग ला सकते हो। इधर आप देखेंगे कि शालू गायत्री जी के पास आती है, तो वो वहां पर से शालू को हाथ दिखा देती है। इधर गायत्री जी फिर से सर जी के बारे में सोच रही होती हैं कि कैसे स्कूल के बाहर सर जी जया को देख के घबरा गए थे। जैसे ही जया ने बात संभाली तो उन्होंने ठंडी सांसें ली, और फिर गायत्री जी अपने बेटे रौनक के बारे में सोचती हैं। रौनक उनसे बार बार कह रहा था कि सर जी का ही किया धरा है, लेकिन गायत्री जी को भरोसा नहीं था। और फिर आप देखेंगे कि इधर जब गायत्री जी को डीएनए रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने जब रिपोर्ट देख ली 100%, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये बोली ये गलत भी तो हो सकती है। तो रौनक बोला हाँ लेकिन ये सही है। तो जया कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका घर तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मुस्कान की मैंने बचपन में हेल्प की थी, ये उसी का सिला है। सर जी ने मुझे ये ज़िंदगी भीख में दी, और मैं क्या करती, हम जैसी औरतों का कोई भरोसा भी तो नहीं करता, हम किसी को बताते तो क्या बताते। और फिर वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। इधर गायत्री जी एकदम चुप हो जाती हैं, और फिर वो कुछ नहीं बोलती। वो रौनक से कहती हैं तुम्हें जो सबूत लाने हैं तुम लाओ। और फिर आप देखेंगे कि जया वहाँ पर हाथ जोड़कर बैठी होती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाह रही थी। फिर इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी देखती है वहाँ पे शालू आ जाती है, और शालू के आते ही सब लोग अपने आंसू पोंछ लेते हैं। गायत्री जी देखती हैं, शालू कहती है कि अच्छी वाली आंटी पापा नहीं आए। वो आंटी के पास जाती है तो वो हाथ लगा के वहीं रोक देती हैं। और फिर इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी मंदिर में बैठी ये सब सोच रही होती हैं कि उनको तीरथ राज सिंह पे भरोसा था, और उन्होंने कसम भी मेरी खाई थी, लेकिन ये माँ क्या हो गया, मेरा बरसों का भरोसा इतनी जल्दी टूट गया, और माँ ये सब कैसे। और फिर इधर गायत्री जी फिर से सोचने लगती हैं कि कैसे उन्होंने कसम खाई थी और कैसे भरोसा दिलाया। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी बार बार देवी माँ के सामने बैठी रो रही हैं, और यही सब सोचती हैं कि माँ मेरी क्या गलती थी, मैंने इतना भरोसा किया, मेरे बरसों का विश्वास इस कदर टूट गया। और फिर इधर आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह के पास उन तबस्सुम की कॉल आती है। तबस्सुम कहती है कि सर जी आपने तो मुझसे जाने के लिए कह दिया था, लेकिन मैं